हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आज का जो टॉपिक है उसमें सिर्फ दो डिफरेंस बताने वाला हूँ, पर वो दो डिफरेंस अगर ध्यान से पढ़ोगे तो साथ साथ में हमारे दो सिस्टम को आप पढ़ लोगे, एक रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। क्योंकि जो पहला टॉपिक बताने वाला आपको एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का, उनके डिफरेंस के साथ साथ आपको ऐसे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में भी काफी सारा नॉलेज मिल जाएगा। और आर्टरी और वेन जो कि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, जिससे हम बोलते हैं ना जो ब्लड वेसल्स, तो हमारे हार्ट के साथ जो कनेक्टेड होती है, जो दो टाइप की ब्लड वेसल्स, आर्टरी एंड वेन, तो उनके डिफरेंस के साथ साथ उनका एक्सप्लेनेशन जब दूंगा तो ये टॉपिक भी आपका काफी सारा क्लियर होगा। हाँ, इनके लिए और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा लंग्स और हार्ट के साथ, पर अभी हम ये दो आज डिफरेंस देखेंगे जिससे आपको ओवरव्यू मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एरोबिक और एनारोबिक वर्ड में क्या फर्क है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और ये जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हमारा ये बनेगा, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको मैं O2 भी लिख सकता हूँ, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ O2, पर पूरा लिखेंगे। और यहाँ पे इट अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये तो पता चल गया, बेसिक चीज ये है कि भाई ये जो है एरोबिक रेस्पिरेशन और ये एनारोबिक, ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होने वाला है, ये ऑक्सीजन के एब्सेंस में होने वाला है। तो हम सब तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें प्लांट्स आएंगे, तो जी नहीं, प्लांट्स जो है ना वो एट द नाइट टाइम या फिर जब सनलाइट नहीं होती तब वो क्या करते हैं, हमारी तरह ही रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन ही लेते हैं, तो फिर हम उसको नहीं कंसिडर करते। जो स्पेसिफिक इसमें जो कि मतलब कि ऑक्सीजन के बिना ही रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया से, यीस्ट है, ये सब चीजें, इवन हमारे मसल्स, ये भी इसमें आएंगे, क्योंकि वो सब बाद में बात करते हैं हम। नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन का एक दूसरा आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है, it occurs in mitochondria as well as cytoplasm। तो ये सारे वर्ड आप 9th में पढ़ चुके हो। हमारे सेल जो होते हैं ना, सेल, उसके अंदर ये सारी चीज आती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है, ये इसको मिटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है, ये एक सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, ऐसा आप पढ़े होगे, ठीक है। तो वही चीज, तो अब इसका क्या रिलेशन है वो पावर हाउस वर्ड से, वो भी अभी नेक्स्ट पॉइंट में देखें। तो इन शॉर्ट ये दोनों में होता है, वो सेल ऑर्गेनल मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म की पोर्शन है वहां पे भी होगा, जबकि ये सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इसके एंड प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। एंड प्रोडक्ट्स आर CO2 एंड H2O, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसके एंड प्रोडक्ट। सही बात है, हमारा ही सोचो, हम एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, हमारे एंड प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, और H2O पसीना, या फिर इवन दो यूरिन फॉर्मेशन इज आल्सो अ आउटपुट एंड प्रोडक्ट ऑफ आवर रेस्पिरेशन, वो भी कनेक्टेड है। तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स है CO2 एंड H2O। एंड यहाँ पे आएगा एंड प्रोडक्ट्स इथेनॉल और लैक्टिक एसिड। अब आप जो ध्यान से देख रहे हैं ना, उन्हीं को पता चल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एंड लिखा है, यहाँ पे मैंने और लिखा है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ने हिंदी वाला और गलती से बोलते हुए लिख दिया होगा, अब कुछ कवर करेगा सर नहीं, इसमें और ही आएगा, इसमें एंड आएगा। इसमें इथेनॉल और लैक्टिक एसिड दोनों एक साथ में एंड प्रोडक्ट नहीं मिलते, या तो इथेनॉल मिलता है या लैक्टिक एसिड मिलता है। इसीलिए यहाँ पे एक छोटे से और वर्ड का भी इंपॉर्टेंस है। अगर आपने आंसर में, अगर फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन पूछा गया है आपके ट्यूशन, स्कूल या बोर्ड में, आपने यहाँ पे और की जगह पे एंड लिख दिया, तो आपका ये पूरा पॉइंट रॉन्ग हो सकता है, या फिर और ही लिखना है। मैं जब जो चीजें ज्यादा ऐसे फोकस करके बताता हूँ ना, पता नहीं वही चीजें आप लोग फिर वही गलती करते जब नोट डाउन करते हो। तो कुछ गजब टैलेंट आप लोग के पास भी। अब यहाँ पे ये सारी चीजें समझने के लिए थोड़ा सा हम डिटेल में देखते हैं। इसको क्या बोला जाता है पता है किसी को? ग्लूकोज।
ठीक है। अब इसका जो है ना ग्लाइकोलाइसिस होता है, प्रोसेस होता है बॉडी में, मतलब कि जो हम देखे न्यूट्रिशन वाले पोर्शन में देखे डाइजेशन, वो ग्लाइकोलाइसिस के बाद इसमें से फॉर्म होता है पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के बाद यहाँ तक कॉमन प्रोसेस है दोनों में, एरोबिक और एनएरोबिक दोनों में। अब उसके बाद 3 पार्ट हो जाते हैं, जबकि O2 के प्रेजेंस में होता है, जो कि मैं बता रहा हूँ एरोबिक, ठीक है। जब O2 के प्रेजेंस में हो रहा है तो एरोबिक हो रहा है, तब इसके एंड प्रोडक्ट में निकलेगा CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। आप लोग ये वर्ड से भी फैमिलियर हो, ATP मतलब क्या, इट इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एट अ सेल्यूलर लेवल। और जब O2 जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है, तब एंड प्रोडक्ट में क्या मिलता है, तो इथेनॉल, मतलब कि CH3CH2OH, वो अभी आपको उसका केमिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, प्लस साथ में उसमें CO2 निकलता है कम मात्रा में, और इसलिए हम यहाँ पे इसको मेंशन नहीं करते, और इसमें एनर्जी काफी कम निकलती है 2 ATP। अब सोचो जहां पे एरोबिक हो रहा था, अब ये दो हम एनएरोबिक के लिख रहे हैं, यहाँ पे एरोबिक हो रहा था वहां पे 38 ATP थी, एनारोबिक में 2 ATP है, क्यों? अब वापिस एक पॉइंट समझो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म, ओनली साइटोप्लाज्म। अब कनेक्शन जुड़ा, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके देता है जब उसमें कुछ प्रोसेस होती है ना, तो इसीलिए उसकी वजह से ड्यू टू माइटोकॉन्ड्रिया इट इज 38 ATP। यहाँ पे O2 अगर लैक हो, लैक का मतलब समझते हो ना, LACK, लैक मतलब कि कम होना, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो फिर उसमें जो प्रोसेस होता है पायरुविक एसिड में से बनता है लैक्टिक एसिड, और 2 ATP जितनी एनर्जी निकलती है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आएगा कि ये तो नॉर्मल हम ये जो करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन हम सब वो वाला। ये जो है इथेनॉल वाला, ये कहाँ पे होता है, तो ये होता है ये याद रख दीजिए, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, यीस्ट, एनिमल मसल, यहाँ पे याद रख दीजिए कि ये होता है, ये नॉर्मल जो करते हैं ये मसल में होता है सिर्फ, तो ये नॉर्मल हम करते हैं तब ओके, एनारोबिक यीस्ट में होता है। आप लोगों ने नाम सुना होगा फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब क्या, फर्मेंटेशन मतलब क्या, आथा लाना। तो वो क्या होता है कि जब कोई एक डो मतलब के जो आटा या उसका ऐसे कुछ बनाते हैं मटेरियल गूंदा हुआ, उसको एक क्लोज वेसल में, बर्तन में कुछ घंटों के लिए रख दिया जाता है। अब कुछ घंटों के लिए उसको बंद रखते हैं तो वहां पे सीधी सी बात है ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, ऑक्सीजन का जब वहां पे सप्लाई नहीं है तो ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया, ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया तो वहां पे यीस्ट की वजह से जो एंड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, इथेनॉल, और वो इथेनॉल जो है उसकी वजह से उसमें थोड़ा बहुत जो सॉल्ट टेस्ट आता है जिसको हम बोलते हैं फर्मेंट हुआ, तो फर्मेंटेशन जो है ऐसे होता है। तो फर्मेंटेशन में ये यूजफुल होता है और वो यीस्ट करता है। जो प्रोफेशनली मतलब के रेस्टोरेंट्स वाले या फिर जो इसको बेचते हैं ये रॉ को, तो वो लोग क्या करते हैं, जाइमेज करके ऐसा एंजाइम मिलता है जिसमें मतलब ऐसे इनएक्टिव यीस्ट होते हैं, तो वो डालते हैं ये लोग में फिर बंद कर देते। तो वो क्या, जब ये इनएक्टिव यीस्ट जैसे ये एटमोस्फियर में आ जाते हैं उसके फेवरेबल तो एक्टिव हो जाते हैं और उसके रेस्पिरेशन की वजह से फिर ये फर्मेंट हो जाता है। तो ये जो है ये समझ में आ गया। अब ये एक आपको क्वेश्चन हो रहा होगा कि चलो ये भी समझ सकते हैं, ये भी सही है क्या, O2 लैक और ये, तो ये एनिमल मसल में होता है जब ज्यादातर मतलब हमें हमारा वर्कआउट ज्यादा हो जाए, कुछ पसीना ज्यादा हो जाए, ठीक है, या ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिले, सफोकेशन हो, तब ये चीज होती है कि हमारे मसल में ये होता है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम किसको होता है, स्पोर्ट्स पर्सन को, फुटबॉलर को ज्यादातर होता है, क्रिकेटर को भी होता है कई बार, कि वो लोग मतलब मैदान में उनको भाग दौड़ करनी रहती है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कोई प्लेयर को अचानक से उनको जैसे पैर या कमर में दर्द हो जाता है और फिर वो चले जाते हैं, उनको ले जाते हैं, तो वो क्रैम्प्स बोलते हैं जिसे हम। तो क्रैम्प्स क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी में अगर O2 लैक हो तो फिर जो रेस्पिरेशन में हमारा एंड प्रोडक्ट इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड, और वो जो है वो उसकी वजह से उसको क्या होगा, पेन।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रैम्प। तो वो एनिमल मसल में होता है। तो ये भी आपने समझ लिया, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट हम बना सकते हैं, तो एग्जांपल करके आप लिख सकते हो वाला पॉइंट, और एक पॉइंट ऐसा बना सकते हो, इट प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी अप टू 38 एटीपी। ओके, कुछ कुछ जगह पे 32 एटीपी भी लिखा होता है, बट एक्चुअली 38 एटीपी इज राइट आंसर। इट प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अप टू 2 एटीपी, बस 2 एटीपी तक का ही वो करता है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट डिफरेंस, जिसमें नीचे ये रिएक्शन जो मैंने बताया है वो आपको इंफॉर्मेशन के लिए बताया मैंने, आप सब नोट डाउन तो करना ही है। तो ये क्लियर हो गया आपका इतना पॉइंट, जिससे आपको कितने टाइप के रेस्पिरेशन होते हैं वो पता चल गया। फिर हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस होते हैं उसमें क्या फेरिंग्स क्या है, लैरिंग्स क्या है, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ये सारी पार्ट वो सब उसमें डिटेल में बता देंगे। अभी हम आ जाते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट पे, आर्टरी वर्सेस वेन। अब इन दोनों जो है में क्या बेसिक डिफरेंस क्या है, तो देखो एक यहाँ पे इसमें एक चीज ये याद रखना कि ये जो है ना ये प्रोवाइड करता है और ये रिटर्न करता है, मतलब ये देता है और ये वापस लेता है। तो इन दोनों में बेसिक इतना डिफरेंस है, जैसे इनमें O2 प्रेजेंट और O2 एब्सेंट, ऐसा बेसिक था। वैसे तो यहाँ पे आर्टरी में पहला पॉइंट हम ऐसा लिखेंगे, इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इसमें आएगा इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसकी वजह से मतलब ये ऑक्सीजनेटेड, हम जो सांस लेते हैं तो मतलब हम जो सांस लेते हैं तो हमारे यहाँ पे नोज में कोई फिल्टर नहीं लगा है कि सिर्फ ऑक्सीजन ही अंदर जाएगा। हम ऐसा जनरली पढ़ते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, पर वो तो प्रोसेस होने के बाद, पर क्या प्रोसेस से पहले सीधा हम डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं लेते। हम जो हमारे आसपास एयर होती है जिसमें काफी सारे गैस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सारे गैस होते हैं, और किसी के प्रोड्यूस किए हुए भी होते हैं। तो सारे गैस हम नोज में से लेते हैं, फिर हमारे लंग्स में एल्वियोली में वो क्या होते हैं, वो वहां पे एब्जॉर्ब होते हैं, उसमें से सिर्फ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होकर हमारे आगे ब्लड से आर्टरी थ्रू जाता है, और फिर हमारे हर एक सेल तक वो पहुंचने के बाद, प्रोसेस होने के बाद, वो उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है उसको खींच के लेके आता है, इसलिए वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाता है, मतलब ले जाने का काम करता है, तब ये प्योर लेके जाता है। इन शॉर्ट इसको प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजनेटेड, और ये काइंड ऑफ इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। इसमें इट कैरीज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर ऑर्गन्स, मतलब हार्ट से लेके वो सारे ऑर्गन तक ले जाता है, और इट कैरीज ब्लड फ्रॉम अदर ऑर्गन्स टू हार्ट, और ये हार्ट तक वापिस आता है हर एक। जैसे ये हार्ट है यहाँ पे, उसका चलो एक दो इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। हार्ट जो है ना बेसिकली सब बोलते तो जो हमारी सेंटर जो यहाँ पे चेस्ट कैविटी के एकदम सेंटर में सिमेट्रिकल लाइन बनाई गई, उससे जस्ट लेफ्ट होता है, ज्यादा लेफ्ट भी नहीं होता, इधर ही होता है। दूसरी बात, हर एक की जितनी क्लोज फिस्ट होगी ना, मतलब कि जैसे मेरी क्लोज फिस्ट ऐसी हुई तो मेरे हार्ट की साइज इतनी होगी, ठीक है, तो मेरा दिल तो बड़ा है थोड़ा, ठीक है। तो आपके क्लोज फिस्ट के जितने ही ऑलमोस्ट एक फैक्ट है, ह्यूमन की क्लोज फिस्ट के जितने उसकी क्या होती है, हार्ट की साइज होती है, अप्रोक्सीमेटली अराउंड 500 ग्राम जितने होते हैं, पर पूरे बॉडी को वो चलाता है, और वो कंटिन्यू कैसे वर्क करता है, ऐसे होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन कॉम्प्रेशन, रिलैक्सेशन कॉम्प्रेशन। तो जैसे वो ऐसे होता है ना, तो वैसे अंदर जाता है, तो उस वक्त वो क्या होता है, वेन में से ऐसे ब्लड को सक करता है, तो वेन से ब्लड हार्ट में आता है, और जब ऐसे करता है तब वो फोर्सफुली ब्लड थ्रो करता है, और वो आर्टरी थ्रू ऑर्गन्स में जाता है। हार्ट से ऊपर वाले पार्ट में जो ब्लड जाता है उसको हम बोलते हैं सुपीरियर वेना का, हार्ट से नीचे वाले पार्ट में जो ब्लड जाता है उसको बोलते हैं हम इंफीरियर वेना का।
जैसे दो सिस्टम बनती है, ये सारी बातें और डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। अभी यहाँ पे ये 2 पॉइंट क्लियर हुए। अब थर्ड पॉइंट, इट कैरीज मोर प्रेशराइज्ड ब्लड, यहाँ पे आएगा इट कैरीज, सीधी बात है, इसका ऑपोजिट ही आने वाला है, इट कैरीज लेस प्रेशराइज्ड ब्लड। अब अभी मैंने बताया आपको हाथ से कि हार्ट ऐसे जो लब डब करता है, जो उसका थ्रोबिंग बोल सकते हो, पंपिंग बोल सकते हो, तो उसमें जब वो ऐसे थ्रो करता है तो वो फोर्सफुली निकलता है, तो प्रेशराइज ब्लड होता है ज्यादा। जबकि वेन को क्या होता है, जैसे पैर के टो से चढ़ के से ब्लड लेके आना है, तो प्रेशर उसमें ज्यादा नहीं होगा, तो इसमें ज्यादा प्रेशराइज ब्लड होता है, इसमें कम प्रेशराइज ब्लड होता है। और ये ज्यादा प्रेशराइज ब्लड होने की वजह से वो सस्टेन कर सके उसकी ब्लड वेसल्स, इसलिए उसकी वॉल्स ठीक होती है। और इसको जरूरत नहीं है ना, ज्यादा प्रेशराइज ब्लड है नहीं, तो उस हिसाब से इवोल्यूट नहीं हुआ है, और इसलिए वो 3 है उसकी वॉल्स। जरूरत नहीं है तो फिर क्यों रखे उसमें ज्यादा थी फालतू का। ठीक, तो ये हो गया। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अब जो लास्ट पॉइंट बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नो ब्लड वाल्स आर प्रेजेंट। अब ब्लड वाल क्या होता है वो भी बताता हूँ। तो यहाँ पे नो, सब इसकी अच्छी बात की तो इसकी एक नेगेटिव बात कर देते, नो ब्लड वाल्स आर प्रेजेंट, जबकि इसमें blood valves are present to prevent backward flow blood। देखो इसके अंदर कोई ब्लड वाल जरूरी नहीं है, कोई जरूरत नहीं थी, इसलिए उसमें इवेल्यूट नहीं हुआ। इसमें है, समझो समझो कि मेरे पैर के एकदम बॉटम पे पार्ट से वेन ब्लड लेके हार्ट में जा रहा है, और अचानक मुझे एकदम से क्या हुआ, ऐसे तो मैंने ऐसे कर दिया तो ब्लड सब नीचे वापस चला जाएगा। तो ऐसे कई बार हो तो फिर ये तो ब्लड वेन से ऊपर आ ही नहीं पाएगा, तो फिर वहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वहां पे रहेगा, टॉक्सिक हो जाएगा और हमारे टिश्यू या ऑर्गन खराब हो सकते हैं। तो वैसा ना हो इसलिए क्या प्रिवेंटिव चीज है ऑटोमेटिक, कि वहां पे वेन में ऐसे इस तरह के ब्लड वाल्व होते हैं, मतलब नीचे से ब्लड जा रहा है तो वो ऐसे हो जाएंगे और वो जाने देगा। पर अगर बैकवर्ड फ्लो आ रहा है वापिस से सर है तो ये ऐसे गिर जाएगा, बैकवर्ड फ्लो तो ये यहाँ पे ब्लॉक कर देगा, तो उसको नीचे नहीं गिरने देगा और वो उसको ऊपर ही भेजता रहेगा। तो इसीलिए वो प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो प्रिवेंट करने के लिए ब्लड वाल्व्स उसमें वेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ये हो गया इसका पूरा डिफरेंस, जिसके साथ साथ मैंने आपको थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और उसमें इंफॉर्मेशन भी दी। ये दोनों चीजें नोट डाउन करना डिफरेंस की, और ये भी, पर ये नोट डाउन ऐसे नहीं करना है, मतलब देखा लिखा, आपको एक एक डिफरेंस पहले करो, अच्छी तरह से देख लो, वीडियो समझ लो, लर्न कर लो, और फिर मोबाइल साइड में रख के लिखो, तो आप देखो आपको कितना याद रहता है। इससे आपको ये भी फायदा होगा कि आपको आपकी मेमोरी स्किल पता चलेगी। ठीक है, मुझे पता है कि ज्यादातर है इसमें से क्लेवर, पर अगर आप ऐसे याद करके समझ के करोगे ना, आप लिख लोगे, फिर कुछ लोग ऐसे सोचो फिर मैं लर्न करोगे, ऐसा नहीं, साथ ही पहले लर्न करो और फिर डायरेक्ट नोट डाउन करो, बहुत ही यूजफुल होगा। ओके, तो ऐसा करना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।